पहला क्या होगा, वुड का डिस्पैच हो गया। दूसरा लिखो हंटर एजुकेशन कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन, हंटर शिक्षा आयोग 1883-84, 1883-84 हंटर एजुकेशन। ठीक है, इसको जनरली आप हंटर कमीशन के नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे मिलेगा, एक आगे जलियांवाला में भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो ना। हंटर एजुकेशन कमीशन, हंटर आयोग यहाँ पे भी, और जलियांवाला जो है आपने सुना है जलियांवाला केस, उस जलियांवाला केस की इंक्वायरी के लिए भी हंटर कमीशन बना था। ठीक है, तो कंफ्यूज होता है जब आता है रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, तो वो इसी की बात कर रहा है। उसकी उसमें क्या रिकमेंड करेगा, वो तो एक इंसिडेंट हुआ है, उसको चेक करने के लिए एक हंटर बंदा था, उसको बना दिया गया था। ठीक है, तो हंटर कमीशन ने भी लगभग देखो क्या दिया हुआ है, हंटर कमीशन लिखा है इनकरेज प्राइमरी एजुकेशन, तो कुछ मेनली था। तो स्पेशली अगर हंटर कमीशन के बारे में कभी आपसे पूछे कि ये स्पेशली किसके लिए फोकस है, तो इस पे स्टार लगा के लिख लो, मेनली फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर मेन फोकस। 1882 में बना है, 1882 में बना है। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर नाम है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर नाम है। डब्ल्यू 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 हंटर नाम है। इसके अलावा कुछ और रिकमेंडेशंस जो काम की हो, इसके अलावा जो नेक्स्ट रिकमेंडेशंस हैं वो क्या क्या हैं, ध्यान से। नेक्स्ट है, देखो पहले आप 10th तक पढ़ाई करो, 10th के बाद जो एजुकेशन वो दो पार्ट में डाल दो। दो पार्ट में डालने का मतलब है, एक होगा बंदा जो जाएगा आर्ट लेकर के, समझ रहे, और दूसरा बंदा होगा प्रोफेशनल एजुकेशन। आर्ट वाला बंदा जाएगा किसमें, यूनिवर्सिटी में, और प्रोफेशनल वाला बंदा किसमें जाएगा, जॉब में। ये आप डिसाइड किसमें कर लो, 10th में डिसाइड कर लो। बढ़िया था कि नहीं था भाई। 10th के बाद अगर आपको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है, बीए एमए बीए नहीं होता है, तो आप किधर चले जाओ, इधर चले जाओ। और अगर आप 10th के बाद आपके पास नहीं उतनी कैपेबिलिटी, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो प्रोफेशनल। इंडिया में ये बड़ी दिक्कत है इस समय, ये एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा था, तो 10th के बाद डिसाइड आप कर सकते थे। तो ये चीजें नोट करो, पहला पॉइंट। ह्यूमैनिटीज कोई भी, कुछ आप आर्ट का मतलब बेसिकली यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक स्ट्रीम थी और प्रोफेशनल एजुकेशन एक थी। उस समय आर्ट ही थी एक्चुअली, साइंस नहीं था उस समय, इसलिए मैंने आर्ट लिखा है यहाँ पे। वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्राइवेट निजी लोगों को प्रमोशन मिले, मतलब प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में आ जाए। प्राइवेट सेक्टर स्कूल, जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं अभी के, तो प्राइवेट स्कूल को भी प्रमोशन मिले। अच्छा, प्राइवेट स्कूल का फायदा भी होता है, गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, प्राइवेट बंदा कोई भी हो सकता है, स्कूल तो खोल सकता है। रिकमेंड को भाई इस समय क्या है, स्कूल ओपन करने के लिए कुछ नॉर्म्स, अगर आपके कंडीशन अप्लाई, आप स्कूल खोल दीजिए। तो पहले 8वीं तक खुलता है, फिर से 10th होता है, 10th के बाद फिर 12th होता है, एक साथ कभी नहीं खुलता है, छोटे से स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ वही प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा को प्रमोशन, वो तो मिलना ही है। महिला शिक्षा को प्रमोशन करना, ये सबके साथ ही रहेगा। अभी भी इंडिया में 10th और 12th पे वोकेशनल कोर्सेज हैं। 10th और 12th में अगर आपको नौकरी वाला कुछ करना है तो कर सकते हैं, नहीं है? हैं भाई, हैं स्कूल्स में, स्कूल में तो नहीं है आपके पास ऑप्शन। अगर मैंने 10th कंप्लीट हो गई तो मैं क्या करूं, मुझे जॉब करनी है, तो मुझे कुछ स्किल सीखनी है, तो मैं क्या करूं, ऐसा ऑप्शन है कुछ? क्या है वो? दो चीजें होती हैं राइट नाउ, एक होता है आईटीआई, सुना है, सुना नहीं आप लोगों ने, और एक होता है पॉलिटेक्निक, सुने हो, ये यही है। तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं करती है, बट समस्या ये है कि बीटेक वाले खाली घूम रहे, तो आईटीआई पॉलिटेक्निक वालों का क्या होगा? समस्या ये है कि जॉब नहीं है। बट पॉइंट ये है कि आईटीआई पॉलिटेक्निक वाले उन हाई स्कूल और 12th वालों से बेहतर हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, समझ रहे हो? तो जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा आगे स्टडी नहीं कर सकते हैं, वो जनरली क्या कर लेते हैं, आईटीआई कर लेते हैं। आप लोगों ने नहीं सुना इसके बारे में? आईटीआई बोल रहा हूँ, आईआईटी नहीं, पता है ना, हमें कंफ्यूजन हो जाए, पता चले। आईटीआई, देखिए आईटीआई होता है, तो आईटीआई रिजल्ट, ये आई देखो आईटीआई, हाँ ये सरकारी होते हैं कॉलेज, आपको देखने में भी लगी है, ये देखो इस तरीके के, ये आईटीआई वाले बच्चे हैं, समझ रहे हो?
ये आईटीआई होता है, इसी तरीके से पॉलिटेक्निक होता है। आई थिंक मेरे बहुत कंफ्यूजन लगता है, 10th बेस होता है 12th बेस होता है, ठीक है। ये आपके हैं, देख रहे हैं, इसमें भी देखो क्या चीजें सीख रहे हैं, देखो स्किल देख रहे हो। आप 12th करेंगे, उसके बाद बीए एमए करेंगे, आपके पास कुछ नहीं है, बट इनको देखो पता चल रहा है कि नहीं कुछ है टेक्निकल, ये फायदा मिलता है। तो आईटीआई ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट अभी कोई वोकेशनल कोर्स नहीं चला रही, ऑलरेडी चला रही, बट बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। जनरली लोग कहते हैं कि 12th तो कर ही लो, अगर 12th आपकी हो जाती है तो फिर होता है पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन रहता है। यहाँ पे गाजियाबाद ओपन हो रहा था ना, तो अब मेरे पास ऑफर आया था पॉलिटेक्निक को ओपन करने के लिए, ब्रांच के नाम से होता है। तो ये पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, कुछ अल्टीमेटली कुछ समझ में आ रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन मिल रही है यहाँ पर है, तो इसका फायदा मिलता है। तो जो जनरली ये लोग पता है कहाँ मिलते हैं, ये लोग आपको मिलेंगे जितने ये शोरूम होते हैं, सर्विस सेंटर होता है, शोरूम में सर्विस सेंटर, उस सर्विस सेंटर में जो बंदे काम कर रहे हो ये होते हैं, अच्छी पैसे मिलता है, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खराब मिलते हैं, ठीक। क्योंकि उसमें सर्विस सेंटर में क्या चाहिए होता है, टेक्निकल। तो जो ऑटोमोबाइल वाला बंदा है वो बीटेक से जो उसने किया होगा वो तो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक करा होगा, तो वो तो मैनेजर हो जाएगा। लेकिन जो बंदा लोअर लेवल पे काम करेगा उसकी स्किल क्या है, एक वो बंदे हैं जो सामने आपके देख रहे होंगे रोड पे खड़े होकर बाइक बनाते हैं, बट उनकी स्किल क्या है, उन्होंने धीरे धीरे सीखा है। नहीं, उनका कोई टीचर होगा वो ले आया, उससे साथ में काम कराता सीख गया। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ऑटोमोबाइल स्कूल में सीखा और फिर उन्होंने अप्लाई किया। तो महिंद्रा में, टाटा में वो जो नहीं बंदे प्रॉपर होते हैं वो यही होते हैं। आप कभी जाना अपनी गाड़ी की सर्विस में, उनसे पूछना भैया आपने क्या किया, बताएंगे तुमको कि कोई आईटीआई बोलेगा, कोई पॉलिटेक्निक बोलेगा, समझ गए। ये वो होते हैं और ठीक मिलती है, मतलब 20-25 हज़ार तो मिल ही जाती है सैलरी में। चलो इसी बीच में लिख लो 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी है। 82 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 87 स्टार लगाओ यूपी के लिए, 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी। हिसाब समझ में आ गया। ये हुआ आपका सेकंड वन। चलो तीसरा हो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो नाम से ही पता चल जा रहा होगा ये। अच्छा इसका टाइम जरूरी है, वो है 1904। अच्छा दिया होगा इसमें, देखो यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। ये टाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टाइम है किसका पता, ये टाइम है कर्जन का। और कर्जन मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था बड़ा गड़बड़ आदमी था, इसीलिए। तो सीधी बात है, कर्जन अगर ये एक्ट लेके आया होगा तो समझ गए होंगे इंडिया में जितने भी बंदे निकलेंगे पढ़ लिख के कहां से, यूनिवर्सिटी से, तो उस यूनिवर्सिटी पे मैं अगर अपना कंट्रोल कर लूं तो मेरे हिसाब से सब होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए कर्जन इसको लेकर के आता है, ठीक बात है। तो लिख लीजिए 1904, 1904 लाया गया। फ्रेम इसका हुआ था ऑलरेडी 1901 में, लिखो ड्राफ्ट हुआ था 1901 में, लेके आते हैं 1904 में। ये किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो जो कमेटी थी उसका नाम लिख लो। अच्छा दिया तो है, रेले कमीशन, देखो यहां लिखा हुआ है, देखा है। हैंस टू सेट द एजुकेशन सिस्टम इन ऑर्डर द ही इंस्टीट्यूटेड रेले कमीशन, ये लिखो रेले कमीशन, थॉमस रेले नाम था। रेले कमीशन 1902 में बनाया गया था, उसकी रिकमेंडेशन पे ही आता है आपका। तो रेले कमीशन 1902, थॉमस रेले नाम था। ठीक है, और ये बड़ा हीनियस एक्ट माना गया। देखो इसका मेन रीजन देखो क्या लिखा है, दिस ब्रॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडियन अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जितनी यूनिवर्सिटी थी किसके अंडर आ गई, सरकार के अंडर। बहुत गड़बड़ कहानी थी इसमें, तो लिखो प्रोविजंस, प्रोविजंस। ऐसा फालतू ही है, लिखो प्रोविजंस। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंक्रीजमेंट इन रिसर्च, शोध में बढ़ोतरी कर दी गई। रिसर्च जो पीएचडी वाला उसको बढ़ा दिया गया। दूसरा फेलो जानते हो, फेलो, फेलोशिप जानते हो, फेलोशिप जेआरएफ तो सुने होगे। तो जो फेलोशिप थी उसकी लिमिट कर दी गई 50। लिखो लिमिट, फेलोशिप, फेलो को हिंदी में भी फेलो ही बोलते हैं। फेलो जो थी वो अप टू कर दी गई 50, मानी एक यूनिवर्सिटी 50 फेलोशिप देगी। इसका सीधा मतलब था कम लोग समझदार बने। और थर्ड पॉइंट,
कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कंप्लीटली, सरकार का पूर्ण रूप से कंट्रोल कर दिया गया, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कंप्लीटली। नेक्स्ट, कैसे कंट्रोल था, इसी के आगे डैश करके लिख लो, डैश गवर्नमेंट टुक द वीटो राइट्स, सरकार ने वीटो राइट्स ले लिए। वीटो जानते हैं, वीटो मतलब आपने बोला कि सर मैं जाऊं, मैंने बोला नहीं, तो जो मैंने बोला वो वीटो कहलाया, समझ गए? यानी आपकी जो भी अथॉरिटी थी उसको डिनाई करना, ये पावर वीटो कहलाती है। क्लियर हो गया? तो जितने भी डिसीजन यूनिवर्सिटी लेगी वो सारे डिसीजन को मना करने का अधिकार किसने ले लिया? गवर्नमेंट ने। फिर बात ही खत्म हो गई। मैंने बोला ना वीटो, जैसे हमारे प्रेसिडेंट की वीटो होती है पॉलिटी में, कोई भी बिल जो प्रेसिडेंट के साइन होने के लिए जाता है तो प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो एक्ट बनता है, ठीक है? तो उस बिल को अगर साइन वो ना करे तो उसको वीटो बोलते हैं। भाई आप हर चीज अपने पापा से बोलते होंगे, तो तुम्हारे पापा हर चीज को हाँ कर दें ऐसा तो नहीं है ना, किस चीज को ना भी करते होंगे, तो जो ना किया गया वो वीटो कहलाएगा, हाँ वीटो नहीं होता। समझ में आया? तो किसको वीटो मिला? गवर्नमेंट को। सीधी बात है, गवर्नमेंट जनरल ने क्या कर दिया? वीटो की पावर रख ली, बात ही खत्म हो गई। नेक्स्ट, हाँ, कंडीशंस और एफिलिएशन, अच्छा एफिलिएशन, कंडीशंस फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन समझते हैं, संबद्धता, जो एफिलिएटेड नहीं होते हैं, तो उसकी लिख लो, कंडीशन ऑफ एफिलिएशन इज मोर स्ट्रॉन्ग, संबंध होने की शर्तें और कठिन कर दी गई। एफिलिएटेड कॉलेज नहीं यूजीसी वगैरह बोलता है, वो और कठिन कर दी गई, स्पेशली फॉर द नॉन गवर्नमेंट कॉलेज, स्पेशली फॉर द नॉन गवर्नमेंट, अशासकीय कॉलेजों को और खतरनाक कर दिया गया। और सबसे खतरनाक चीज थी वीसी। आपने सुना वीसी यूनिवर्सिटीज के होते हैं वाइस चांसलर, हर यूनिवर्सिटी के वीसी होते हैं, जो सी होते हैं वो गवर्नर होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं। जो सेंट्रल कॉलेज होते हैं, सेंट्रल समझते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, DU JNU, इन सब के जो सी होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो जैसे AMU JNU वगैरह ये सब कौन है? प्रेसिडेंट। और जिनके जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं उनके जो वाइस चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर। ये रूल होता है, ठीक है? तो इसमें लिख लो, ऑल VCs आर सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जितने VC होंगे वो कौन होंगे? सरकार बनाएगी उनको। तो समझ गए? जब VC अपना बंदा तो कॉलेज तो अपना ही हो गया। तो इस तरीका का हिसाब किताब बनाया गया कॉलेज की स्टडी को लेकर के, तो उसमें क्या पढ़ लिख करके बच्चे निकलेंगे, ये वो वाली चीज थी। तो 1913 में 1913 में गवर्नमेंट ने इसको बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया, गवर्नमेंट ने खुद किया और इसको खत्म कर दिया। लिख लीजिए 1913 1913 ऑल पीपल क्रिटिसाइज्ड, सभी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। ऑल का मतलब है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों क्रिटिसाइज किया। एंड एंडेड इन 21 Feb 1913, 21 फरवरी 1913 को खत्म कर दिया गया। ये 21 फरवरी 1913 को इसको खत्म कर दिया गया। तो बड़ी यूनिवर्सिटी में इतिहास से ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। तो ऑप्शन तो है ये, अगर यूनिवर्सिटी में हम चेंज कर दें तो लॉजिक बात है, जो नई वाली जनरेशन तैयार होगी वो हमारे हिसाब से होगी कि नहीं होगी? अभी की जो नई वाली जनरेशन बन रही है राइट नाउ, उसके सिलेबस में से मुगल हटा दिया गया है। पता है आपको? CBSE बोर्ड में हट गया मुगल। तो मुगलों का हटना नहीं हटना इस पर डिबेट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि आज से 15 साल बाद जो बच्चे होंगे उनको पता ही चलेगा कि मुगल नाम की कोई अथॉरिटी थी। अब अच्छा या बुरा इस पर डिबेट नहीं करेंगे, इसमें कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को खराब लगेगा। बट लॉजिक बात यह है कि जब वो ताजमहल घूमने जाएगा, है ना, तो ताजमहल में जब एंट्री करेगा तो वहां लिखेगा कंस्ट्रक्टेड बाई मुगल एम्परर अकबर या जहांगीर। तो पॉइंट वहां पे आएगा कि ये मुगल क्या है, होता ना, यहां पे दिक्कत होगी। तो लॉजिक बात है, इसमें गलत और सही मैं बोल रहा हूँ, इस पर डिबेट नहीं करूंगा, बड़ी समस्याएं हो जाएंगी यहाँ पे। अच्छा नहीं होंगी, अच्छा वो नहीं आई ना, एक है यहाँ पे, आप जानते हो सबसे आगे बैठती है वो, खतरनाक सपोर्टर है वो गांधी जी की। कौन से गांधी जी? मॉडर्न वाले, रिकॉर्ड है ना, ठीक है, तगड़ी फॉलोअर है। तगड़ी मतलब बिल्कुल अंधभक्त जैसे हैं, वैसा लाल है। तो वहाँ पे तो बोलने में समस्या हो जाती है, बेचारी को बड़ा लग जाता है कि सर ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे लोगों को तो देश में एंट्री नहीं करनी चाहिए, उस जैसे नमूनों को जो अमेरिका में जा करके भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। आप कोई हो, आपकी इतनी औकात है नहीं कि आप भारत बाहर, मतलब इंडिया से बाहर जा करके इंडिया को बड़ा बुरा कहिए।
दुनिया वाले आपको सही और जज करने वाले कौन होते हैं? अगर आप सही हैं तो इंडिया के लोगों से कहिए, इंडिया के लोग आपको पीएम बना देंगे। लेकिन आपकी वही बात है, सुन यहाँ कोई सुन रहा नहीं है तो कहाँ जाओ, बाहर जाके बोलो। और तुम्हारे सपोर्ट बोलते हैं तो किससे मिला है बंदा? वो बंदा दो जगहों पे, पाकिस्तान में भी सरकार को गिरवाने का काम किया है, उसका नाम भूल रहा हूँ, ब्रिट्सर्स है, और बांग्लादेश वाले के पीछे जो कॉन्स्पायरेसी की उसमें उसी का नाम है, उससे मीटिंग हुई है भाई साहब की। तो कहा यह जा रहा है यूएसए में कि जनरल मीटिंग थी। अच्छा, ओसामा बिन लादेन से जनरल मीटिंग करने के तुम? समझ रहे बात को लेकर के? इसका मतलब कुछ तो है। तो आप समझिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको अपने दुश्मनों से दिक्कत नहीं है, आपके घर के अंदर जो बैठे हुए हैं ये नमूने, इनसे सबसे बड़ी दिक्कत है। नाम ले नहीं सकता बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग, नहीं तो मैं खुल के ही बोलता हूँ, सीधी बात है। तो कुछ चीज़ें हैं। तो खैर, आज आपने देख ही लिया, चेंज हो ही गए हैं सीएम मुहम्मद गले। हाँ, पता है इनकी जो फैमिली थी, उसका नाम चलो अब्दुल अंसारी, जो बंदा था पार्लियामेंट अटैक वाला, नाम भूल रहा हूँ मैं, अफजल अंसारी, अफजल गुरु का केस लड़ा था जिसने, इनकी फैमिली थी। अब आप हिसाब लगा लो, बचाने के लिए केस लड़ा, मतलब एक्यूज्ड के लिए। तो एक्यूज्ड के सपोर्ट में जिस लोगों को आपने खड़ा किया था वो आज कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे खड़े कर दिए गए हैं। आप खुद ही समझ जाइए क्या होने जा रहा है देश का। दिल्ली का तो भगवान ही मालिक है, मैं कसम से बताऊं, दिल्ली का तो भगवान मालिक है। अगर आपने फिर से इस बार बना दिया तो कसम से बता रहा हूं, दिल्ली छोड़ने की नौबत आ जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ यार, कसम से बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। लेकिन लोग वो खाली बस 200 यूनिट और 10 लीटर पानी के चक्कर में ना, ये भगवान, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। पता है आपको ना, भी समझ में नहीं आ रहा, आपके जो बच्चे होंगे ना बहुत गाली देंगे आपको कि क्या कर दिया आपने। फिर लोग कहेंगे हमने थोड़ी कहा था। ऐसा नहीं, आज से 20 साल बाद भी तो आप रहोगे ही ना, तब सोचो क्या होगा कि तुम्हारी करनी का हम झेल रहे हैं। ये रियलिटी है इस समय की। तो फ्री के चक्कर में जो लोग माहौल बना रहे हैं अपना, रेवड़ी के चक्कर में, ये फ्री वो फ्री, कर लो फ्री। हिमाचल में देख रहे हो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। हिमाचल में 3 महीने हुआ, थर्ड मंथ स्टार्ट होगा अक्टूबर, 3 महीने से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सारा पैसा फ्री में बांट दिया इलेक्शन में, बाहर बदल, ये ले लो फ्री वो फ्री, वो फ्री नहीं, फ्री पैसा कहाँ से आएगा? 3 महीने हो गए सैलरी का, सोचिए। ये तो तब है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट चूंकि बीजेपी है तो एड मिल रही है, नहीं कब तक गवर्नमेंट के पास भी कहाँ से पैसा आएगा? कभी ना कभी तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा तब। तो ये जो फ्री कल्चर है, मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इसमें कि फ्री तो भाई साहब 1 रुपया नहीं देना चाहिए किसी को। फ्री का नहीं है, मेहनत कराइए पैसा दीजिए, स्किल सिखाइए पैसा दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हो, गड्ढा खोद सकते हो, गड्ढा खोदो 300 रुपये लो। बैठे बैठे जो फ्री का खाना लोगों को मिल रहा है ना, खास करके 2-4 कम्युनिटी वालों को ना, ये बड़ी खतरनाक है। क्योंकि ठीक है, समझ गए, समस्या सामने कुछ हो रही है ना, इसलिए। चलिए अगला हेडिंग डालिए। 1913 एक्ट, 1913 एक्ट, 1913 का अधिनियम, 1913 एक्ट, 1313, 1913 का रिजोल्यूशन, 1913 का एक्ट। लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत यहां पे आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत यहां पे लाया गया। कंपलसरी एजुकेशन। दूसरा, प्राइमरी फ्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क। अभी भी हमारे ऐसा है, प्राइमरी एजुकेशन फ्री है। सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत पैसा नहीं लगेगा, कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से 5-7-8 हज़ार रुपये में आपका सब हो जाएगा। ऑलमोस्ट हुआ है, 8-10 हज़ार रुपये मेरी टोटल स्टडी में लगे हैं, बस मास्टर्स हो रखी है मेरी। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली यही होता है। कुल मिला के सरकारी कॉलेज की कितनी फीस है? JIC की 300-400-500 रुपये। सरकारी कॉलेज की कितनी फीस होगी? इतनी सरकारी की, GJIC की, यूपी बोर्ड वाली 170 रुपये थी। अब आप बताइए, है? हाँ, रिजर्वेशन नहीं, मैं जनरल की भी बात कर रहा हूँ। 7,000 है आपकी, तब भी तो 7,000 है ना। ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, अभी आप नॉर्मल जगह प्राइवेट से चले जाइए। LLB आप सरकारी से करिए, LLB प्राइवेट से करिए, फर्क आता। MBBS की फीस पता है इंडिया में कितनी अप्रॉक्स? प्राइवेट से कितनी? हाँ, लाख। ठीक है, ये मिनिमम। और वैसे सरकारी से 8-10 हज़ार रुपया। क्योंकि मेरे साथ जो मेरा रूममेट था वो BDS था, वो कह रहा था यार कुल मिला के उसने आई थिंक कुछ 11-12 हज़ार रुपये खर्च किए थे 5 साल में, और उससे करीब 40-42 हज़ार रुपये स्टाइपेंड आ गया था उसका फाइनल ईयर में।
समझ रहे हैं? 10,000 का इन्वेस्ट भी किया और 40,000 वापस आ गया, तो भी 30,000 का प्रॉफिट है। और उसको जो प्रैक्टिस कराई गई वो कहीं ज्यादा प्रैक्टिस थी प्राइवेट वालों से, क्योंकि गवर्नमेंट में भर भर के पेशेंट आते हैं, वो रोज के देख रहा था कम से कम 100 पेशेंट। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले, प्राइवेट कॉलेजेस वाले वो गवर्नमेंट कॉलेज से टाई करते हैं, टाई अप, कि साहब हम अपने डॉक्टर्स को भेज रहे हैं, इनको 10-10 पेशेंट दे दो। ऐसा हाल होता है, क्योंकि प्राइवेट में कौन जाए, 800 रुपये फीस है, किसके पास इतना टाइम में जाने का? सरकारी में फ्री है, 5 रुपये की ओपीडी बनती, चले जाओ। समझ रहे? तो कुल मिला के इसीलिए अगर आप थोड़े से भी काबिल हैं तो एजुकेशन इंडिया की महंगी नहीं है। समस्या ये है कि हम काबिल भी नहीं है और हमें फ्री में भी चाहिए, ये दिक्कत है। तो अगर आप बोलते हैं कि साहब हमें सब कुछ अच्छा करो, तो सरकार आपसे एक चीज पूछती है, आप हैं कौन? तो आपके पास जवाब इसका है नहीं। भाई मैंने पूछा कि 2 का 2.5% कितना हुआ? लॉजिक में बहुत कॉमन बात होना, एसएससी वालों से मैं जनरली बात पूछता हूँ कि आपकी फीस, जैसे एसएससी की मान लीजिए फीस है 14,000, 13,000 रुपए, तो वो बोलते हैं सर पेमेंट कितनी? मैं कहना, अगर वन टाइम आप देते हैं तो 10% का ऑफ है फॉर एग्जाम्पल। ये पहला क्वेश्चन उनसे क्लास जब वहां बैठते हैं इंटर तभी पूछ लेता हूँ। तो सोचिए अगर वो इतना बेसिक नहीं बता पा रहे हैं और चाहिए क्या उनको? गवर्नमेंट जॉब। 13,000 का 10% भी अगर आपको नहीं पता हो रहा है चीजों को लेकर के, तो आप खुद सोचिए कि आपका क्या स्टैंडर्ड है। इसमें गलत सही की बात नहीं है, लेकिन आप एलिजिबल नहीं है, सीधी बात है यार। आपको कोई हक नहीं है उन लोगों से compete करने का जो ऑलरेडी हैं बेचारे। समझ रहे चीजों को लेकर के? तो ये वो प्रोटेस्ट वोटेस्ट नहीं करते रहते, तो आपने देखे भी होंगे वीडियो यूट्यूब पे, नहीं वो पहुंच जाते हैं जर्नलिस्ट, जरा बताओ भैया, बस कर्नल की स्पेलिंग नहीं पता, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग नहीं पता, क्या चाहिए? सीजीएल बनेंगे। तो ऐसे नहीं होता ना चीजों को लेके। खैर, तो लिख लो, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री एजुकेशन। हाँ, तो इंडिया में फ्री एजुकेशन अभी भी राइट नाउ, प्राइमरी में तो ऑब्वियस है फ्री एजुकेशन है। ध्यान रखना, कंपलसरी एजुकेशन का क्लॉज कब ऐड किया गया है? कंपलसरी इंडिया में ऐड किया गया है 2002 में, बाद में। ये तो पुराना चला आ रहा था, खैर वो लिखा दूंगा मैं। अगला आओ, नेक्स्ट कमीशन, ये बस इतना ही था, छोटा सा था। नेक्स्ट आओ, सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन 1970 का था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी को लेकर के था ये। लिख लीजिए 1917 का सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, सैडलर आयोग, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917। कैलकाटा यूनिवर्सिटी याद है? पीछे मैंने एक यूनिवर्सिटी कमीशन बताया था, अरे वो कर्जन वाला, वो उसी कर्जन वाली जो कमीशंस की रिकमेंडेशन थी उसके अगेंस्ट में ये था। तो लिख लीजिएगा, रिफॉर्म इन द कैलकाटा यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए। लिखा हुआ देखो, दिया होगा इसमें शायद, हाँ दिया था देखो। द सैडलर कमीशन ऑल्सो नोन एज कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज अ कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट 17 टू रिव्यू द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो ध्यान रखना, ये कमीशन रिकमेंडेड, मतलब रिकमेंडेशन के लिए नहीं था, ये रिव्यू के लिए था कि पिछले जितना भी हुआ इन एजुकेशन में उसका क्या हुआ है। तो लिखो, इट इज मेनली फॉर द रिव्यू ऑफ एजुकेशन। ये भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कमीशन बनाया गया था, रिव्यू। फिर भी इसने कुछ रिकमेंडेशन की, वो क्या रिकमेंडेशन थी? अच्छी रिकमेंडेशन थी कुछ। लिखो, स्कूल एजुकेशन मस्ट बी 12 ईयर, स्कूल एजुकेशन मस्ट बी 12 ईयर, मतलब जो स्कूल एजुकेशन हो कितनी हो? 12 साल। 12 साल से ज्यादा स्कूल में पढ़ाई ना हो। समझ गए? पहला, स्कूल एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी मैक्सिमम 12 ईयर, पहला। दूसरा, इसी ने याद रखिएगा कॉन्सेप्ट लेके आता है 12th का। हायर सेकेंडरी सुने हो? पहले क्या होता था पता है? 10th होता था, 10th से सीधे आदमी चला जाता था ग्रेजुएशन में। तो इसने बोला नहीं, 10th के बाद 12th, 12th के बाद ग्रेजुएशन, ये कॉन्सेप्ट आता। मतलब इससे पहले लोग 10th करते थे और 10th के बाद ग्रेजुएशन करते थे। इसने बोला 10th करो, फिर 2 साल 12th करो, और फिर क्या करो, जो अभी का सिस्टम है, फिर क्या करो, ग्रेजुएशन में आओ। ये ऐसा बोला, समझ रहे हो? लिखो, पीछे अंधेरा, लाइट जला लो यार, अंधेरा नहीं लग रहा तुम लोगों को? लाइट बंद है वहां से, लाइट जलाओ यार। नेक्स्ट, डिग्री कोर्स शुड बी 3 ईयर, डिग्री कोर्स शुड बी 3 ईयर। जो डिग्री का कोर्स है वो कितना होना चाहिए? कम से कम 3 साल का। सारा ही ऑन कर लो, हो जाएगा। डिग्री कोर्स 3 ईयर। बोला ग्रेजुएशन स्नातक कितना हो? 3 साल। नेक्स्ट, हाँ ध्यान रखना, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट, आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट आता है। हॉस्टल, हॉस्टल, इसका कॉन्सेप्ट निकल करके आया। रेजिडेंशियल कॉलेजेस, स्कूल्स, आवासीय विद्यालय, यहां पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है, मतलब रहने वाले भी आपके होने चाहिए।
नेक्स्ट, चलिए, पहला पता कहाँ खुला था? ढाका में। लिख लो, फर्स्ट रेजिडेंशियल स्कूल ढाका में खुला है, फर्स्ट रेजिडेंशियल स्कूल ढाका। नेक्स्ट, ऑब्वियस है, वुमेन एजुकेशन सब कॉमन है, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी कॉमन था, सब कुछ था। ठीक है, ठीक है, इसी बीच में तुरंत लिखो, नोट करके, स्टार करके। क्या? किसको? आवासीय, आवासीय, आवासीय। इसी बीच में लिख लो, लिखो पॉइंट, 1916 से 21, 1916 से 21, 1916 से 21 के बीच में डैश करके। मैं कुछ जगहों के नाम बता रहा हूँ, लिखिए, प्लेसेस हैं, मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो यहां पे आपकी क्या खुल गई? यूनिवर्सिटीज खुल गई। चलो नेक्स्ट आओ, ये हो गया। नेक्स्ट, हार्टोंग कमेटी, हार्टोंग कमेटी, हार्टोंग कमेटी, HARTOG, हार्टोंग कमेटी, 1920 दिया होगा, 1929, कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1929। ठीक है, तो 1929 का कमीशन है, बंदे का नाम है फिलिप हार्टोंग। फिलिप हार्टोंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्टोंग नाम इंपॉर्टेंट है, फिलिप हार्टोंग। पॉइंटर कुछ खास नहीं है, इसके बाद वाला कमीशन है, वर्धा कमीशन जो आएगा गांधी जी का, वो ठीक है, बट ये चूंकि है तो पढ़ना है तो लिख लो। फोकस ऑन प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, प्राथमिक शिक्षा पर फोकस करो। दूसरा, सेकंड पॉइंट, रूरल स्टूडेंट्स, ग्रामीण जो बच्चे हैं, रूरल स्टूडेंट्स, डैश स्टॉप ऑन मिडिल लेवल, उनको मिडिल लेवल पे ही रोक लो। मिडिल समझते हो क्या होता है? कौन सी क्लास है मिडिल? 8th क्लास। ध्यान रखो, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये 3 होती हैं, 8, 10, 12, पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट ईयर जो बोला जाता है जनरली, वो फर्स्ट ईयर वैसे क्या होता है, 11th को बोलते हैं ना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। जब भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वाले आते हैं, वो भी मेरे को कई बार जो बात करते हैं तो कहते हैं सर फर्स्ट ईयर में, तो मुझे क्या लगता है भैया भाई फर्स्ट ईयर में है, तो फिर पता चला कि ग्रेजुएशन के, तो साथ में बोल दो कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में। ठीक है भाई, मैंने फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है? 11th। तो सीधी बात है, 8वीं तक रूरल बैकग्राउंड वाले बच्चों को पढ़ाओ, और 8वीं के बाद उसको किस में डाल दो? प्रोफेशनल में। लिखो, आफ्टर 8th, आफ्टर ये मिडिल, ट्रांसफर इनटू प्रोफेशनल एजुकेशनल वोकेशनल एजुकेशन, उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण दे दीजिए, व्यवसायिक प्रशिक्षण। यूनिवर्सिटी का हाल आप लोगों ने देखा होगा अपनी, कभी आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी में गए? आप मतलब कॉलेज तो आपका होगा ना, कॉलेज में यूनिवर्सिटी का मेन यूनिवर्सिटी कैंपस सरकारी वाले में गए हैं तो हाल पता होगा फिर आपको, बिल्डिंग देख के पता। एक प्राइवेट कॉलेज में जाना, प्राइवेट कॉलेज तो गए होंगे, बीटेक बीटेक वाले देखा होगा, और एक सरकारी कॉलेज में दिख रहा है आपको, अगर गए होंगे तो समझ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। हमारा तो 5 साल उसी में बीते हैं, तो जो, और खास करके लाइब्रेरी में, मैं तो सरकारी लाइब्रेरी में जाते थे, समझ गए? हाँ, बहुत मेहनत चाहिए सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पैसे नहीं, उसमें गलती भी उनकी नहीं है, पैसे, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आदत पड़ जाती है थोड़ी सी फ्री वाली ना। पैसा पता आप कितना मिलता है? कॉलेजेस के जो HOD वगैरह होते हैं, मतलब क्या पैसा है, क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या बताऊँ मैं तो बायो रही है, तो जो उनके में तो सब रहेगा ही। अरे कमाल है, उनके चैम्बर में आप जाइए, आपको लगेगा आप कहाँ आ गए। मैं खुद, ये तो सही बात है, मैं तो HOD में जाता था मिलने के लिए, अरे लगता ही था कहाँ आ गए, लेकिन वो अलग ही दुनिया है, और जैसे बाहर निकले तो अलग दुनिया में आ गए ना। प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट में आओगे, उनके रूम के अंदर और बाहर में, ये वाला हाल था। बाहर डाइसेक्शन के लिए मतलब क्या बताया जाए, डाइसेक्शन चूंकि बायो में पहले होता था, अब तो शायद बैन हो गया है, पहले डाइसेक्शन होते थे ग्रेजुएशन में। उसका अर्थ वॉर्म का, कॉकरोच वगैरह का, माउस वगैरह रहते ना, रैबिट था, सार्क था, इन सब के कराए जाते थे डाइसेक्शन।
शार्क स्केलेडोन बोलते हैं, शार्क की जो बच्चा होता है छोटा, उसका कराते थे। अब सब बैन हो गया, अब शायद मेरे हिसाब से बैन है, नहीं होता ना? कॉकरोच वॉकरोच बंद हो गए? 12th में कॉकरोच नहीं होते? 10th में नहीं है? अच्छा वैसे नहीं होते। हाँ वो नमाए तो बिंदास होते थे, लेकिन अच्छी बात ये थी सरकारी में खुद ही लाओ, हम नहीं देंगे, तो बड़ी समस्या होती है। अब हम कहाँ से लेके आए कॉकरोच के लिए? तो बड़ी अच्छी बात ये थी कि मेरे फादर ना रेलवे में थे, तो रेलवे में होता जो कोचेज होते हैं उसमें खतरनाक वाले कॉकरोच मिलते हैं, इतने बड़े बड़े बड़े, क्योंकि वो खाते पीते रहते थे, वो ठीक ठाक हो जाते हैं ना, तो वो क्योंकि वो झाड़ू वाड़ू लगाते थे, स्टाफ स्टाफ होते थे, तो वो इतने सारे मिल जाते थे उनको, नहीं मरे, वो झाड़ू लगाते निकल जाते, तो इतने इतने मिलते, तो रोज मिल जाते थे। तो जिस दिन डाइसेक्शन होता तो उस दिन मैं आराम से एक पॉलिथीन भर के पूरी क्लास के लिए लेके जाता था, सब लोग एक एक निकाल लो इसमें से। अरे डाइसेक्शन, अरे तुम लोग मुंह दिखा, अरे हद हो गए, मैंडिबल्स मैकल्स पता क्या क्या निकालना पड़ता है उसको। उसका माउथ नहीं होते क्या पूरा, चार उसके मुंह, चार आंखें, दो पेयर जो होती हैं आगे के मैंडिबल्स, मैंने बताया था ना उसको अर्थवॉर्म को काटना रहता है, मजाक नहीं है अर्थवॉर्म, खतरनाक रखा हुआ अर्थवॉर्म कई दिनों का ना, वो खतरनाक स्मेल आती है, हाँ उसको निकालना है उसमें से, फिर उसको रखना है, और रखने के बाद उसको बीच से कट लगाना, फिर ऐसे खोलना है, और फिर उसकी बॉडी में आर्गन मिलेंगे ना कहाँ कहाँ पे, तो कौन सा आर्गन है उसके आगे एक फ्लैग लगाना होता है, ये है, ये है, ये नहीं समझ रहे हो? और जैसा सर हो गया, फिर ये हो गया, इस तरीके से होता है, तो वैसे करके उसका लिखना है, दिस इज हेड, दिस इज करके, ये प्रैक्टिकल होता है भाई, 30 मार्क्स का, हद हो गई। 90% का तो माहौल ही बन जाता था, सही वाली बात है, दो चार तो गिर ही जाते थे बेहोश हो गए वहाँ पे। क्या चीज इसमें? तो बैग में ले जाते थे, हद हो गई यार, हिलाते हुए थोड़ी आदमी लेके जाएगा, ऐसे कॉकरोच ले जा रहे। वो हमारे मेरे सर ने बोला भी था, क्योंकि एक्चुअली सोर्सेज नहीं होता ना गवर्नमेंट कॉलेज में, सोर्सेज है नहीं, दिक्कत है उनको, तो कहाँ से लेके आएंगे, तो बोल देते थे, तो इससे फ़ायदा भी मिलता था, टीचर से बन भी जाती थी अच्छी, एचओडी से पहचान हो गई कि नहीं, तो फ़ायदा मिल जाता था। पढ़ने लिखने में ठीक ही थे शुरू से थोड़ा सा, तो उसका भी फ़ायदा मिल जाता, तो ठीक था। ठीक है, क्या लगे हो, क्या लगे लास्ट पॉइंट? प्रोफेशनल एजुकेशन में डालने के लिए, ठीक बात है, डन। नेक्स्ट आइए, वर्धा वर्धा प्लान, वर्धा WARDHA, वर्धा योजना बोलते हैं, वैसे गांधी जी का प्लान था वर्धा योजना। क्या हो गया? वर्धा योजना एजुकेशन स्कीम, हाँ देखिए, अ प्लान बाई महात्मा गांधी, दिख रहा है, देखो, अ प्लान बाय महात्मा गांधी एंड द ऑल इंडिया नेशनलिस्ट कांग्रेस टू एड्रेस लिटरेसी इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कभी भी गांधीयन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, तो वो ये है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, लिख लीजिए। अ प्लान वाज फ्रेम्ड बाय द गांधी जी, 35 कायदे में 35 है, इंप्लीमेंट 37 में हुआ है, ठीक है, 5 में बना है, 37 में हुआ है। एक्चुअली कुछ नहीं था, गांधी जी ने बनाया नहीं था, गांधी जी एक न्यूज़पेपर निकालते थे, उसका नाम था हरिजन, ठीक है। तो उस न्यूज़पेपर में गांधी जी ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें वो लिखा था, तो उसी को ये बोला गया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये गांधी जी ने ऐसा कोई प्लान लान नहीं बनाया है, लिख लो बेसिकली, तुम लिखाई दूं, देखो, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय गांधी जी, इट वॉज ड्राफ्टेड, ये गांधी जी द्वारा निरूपित किया गया, ड्राफ्टेड किया गया, इट वॉज ड्राफ्टेड, ठीक है, किसने? गांधी जी, कहां पे? हरिजन, ये क्या था? न्यूज़पेपर था। द न्यूज़पेपर में हरिजन, मतलब न्यूज़पेपर में एक सीरीज निकाली थी, नहीं रोज डेली बेसिस पे थोड़ा 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 करके, और ये सीरीज क्या थी? इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के, समझ गए? भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलाव कैसे किया जाए उसको लेकर के ये पूरी एक सीरीज थी, तो उसी को गांधी ये बोला गया, गांधी वर्धा योजना, मतलब एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के वर्धा योजना, ठीक है। इल्म लिख लो, क्या है इसमें, एक पॉइंट है, पहला